ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो जो आप लोगों का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होगा, अकाउंट ऑफिसर एज वेल एज जूनियर अकाउंटेंट, उसमें आपको पता होगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 सवाल आते हैं। और वो 60 सवाल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, एफएम और ऑडिटिंग के आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दो ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस का होता है। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट में से अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ही आधा वेटेज रखते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में, फटाफट से मैं बता दूं। अकाउंटिंग के अंदर हमें पढ़ना है एक तो कंपनी अकाउंटिंग का। सर कंपनी अकाउंटिंग में क्या, तो 12th की जो अकाउंटिंग है, बीकॉम की जो अकाउंटिंग है और एमकॉम की जो अकाउंटिंग है, तो आपके पास पूरी कंपनी अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है और बेसिक अकाउंटिंग है। सारा कुछ डाल दिया है, क्योंकि सिलेबस में कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चैप्टर्स आएंगे, ये चैप्टर्स नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। अब बात करें कि अकाउंटिंग के अंदर तैयारी किस तरह से करनी है, तो इसके अंदर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ से लेकर के बेसिक सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग से। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो ये है कि मैं लिखता जाऊंगा और आपको ऐसे फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे आप क्लास में ही बैठे हुए हैं और आप नोट करते जा रहे हैं। मतलब टीवी सामने बोर्ड है और मैं हूं, और जो आपका मोबाइल है वो बोर्ड है और मैं हूं, और आपको उसको नोट करते जाना है। यानी एज ए फीलिंग लेनी है। कोई मैं यहाँ स्लाइड सिस्टम से नहीं पढ़ाऊंगा कि कोई स्लाइड बता दी और मैं उसको रेफर करके लिखवा दूंगा। आपको एज इट इज पढ़ना है, जैसा कि आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप नोट करते रहिए ताकि आपको ये एब्जॉर्ब हो। देखिए स्लाइड सिस्टम में होता क्या है कि वो एब्जॉर्ब तो होता नहीं है। और जैसे आपकी कोई क्वेरी आए, आप चैट ऑप्शन में जाइए और चैट ऑप्शन में क्वेरी पूछिए, ताकि मुझे पता चल सके कि एक्चुअली में आपको कहां पर किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है। तो लेके भगवान का नाम और स्टार्ट करें कंपनी अकाउंटिंग। लिखें अपनी कॉपी में कंपनी अकाउंटिंग। ठीक है, आपके पास में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यहां पर कोई टीवी सीरियल, कोई टीवी एपिसोड नहीं चल रहा है कि आप उसको देखेंगे और आपको लर्न हो जाएगा। जब तक आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे, आप कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हेडिंग लगा चुके हैं कंपनी अकाउंटिंग। जवाब दे नेहा, महेंद्र, कौशल्या, दीपक गुप्ता, गजानन। क्या हेडिंग लगा चुके हैं कंपनी अकाउंटिंग? चैट ऑप्शन के अंदर लिखें, चैट ऑप्शन में। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा। तो कंपनी की जो परिभाषा दी गई है वो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन कौन सा है, किसी को पता है? कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट 2013 की कौन सी धारा में दी गई है, कौन सी सेक्शन में इसकी परिभाषा दी गई है? गजानन का जवाब है, महेंद्र का जवाब है, वेरी गुड। तारिक का बिल्कुल सही जवाब है, सेक्शन 220, सेक्शन 220 में कंपनी की परिभाषा दी गई है। और डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये बताई गई है, कंपनी का मतलब एक कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसे हम कंपनी कहते हैं। कंपनी मींस ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट। कंपनी का मतलब एक कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो इसे नोट करेंगे, कंपनी का तात्पर्य कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के
किसी अन्य अधिनियम में रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। तो जो डेफिनेशन दी गई है कंपनी की वो इस तरह से दी गई है कि कंपनी का मतलब एक कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले जो एक्ट चलता था 1956 और उससे पहले चलता था 1913, उनमें रजिस्टर्ड होती है। ये कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दी है, सेक्शन है 220, एग्जाम में आ सकता है कि कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन है 220। लेकिन कुछ विद्वानों ने भी इसकी डेफिनेशन दी है, उन विद्वानों का नाम है, अगली डेफिनेशन लिखेंगे, जस्टिस मार्शल व हैने के अनुसार, जस्टिस मार्शल व हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से फॉर्मेट होता है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है। ये मार्शल और हैने ने डेफिनेशन दी है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता है पृथक वैधानिक संस्था। पृथक वैधानिक संस्था का सर इसका मतलब क्या है? पृथक वैधानिक संस्था का मतलब यह है कि कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग है और कंपनी के सदस्य अलग हैं। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी मेंबर्स के जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, डायरेक्टर का जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल अलग है। कंपनी अलग है, इसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है, उसका मेंबर और डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो यह है पहली विशेषता, पृथक वैधानिक संस्था, सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक वैधानिक संस्था इसकी पहली विशेषता है। कंपनी अलग है और कंपनी के सदस्य और कंपनी के संचालक अलग हैं। जो दूसरी विशेषता है उसका नाम है अविच्छिन्न अस्तित्व। अविच्छिन्न अस्तित्व इंग्लिश में है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी के सदस्यों के मरने से, आने और जाने से कंपनी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारे सदस्य भी मर जाएं, सारे डायरेक्टर भी मर जाएं, तो भी कंपनी लगातार चलती रहेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि यदि एक कंपनी के सारे मेंबर्स और सारे डायरेक्टर्स एक दुर्घटना में मारे जाएं, फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है, बताइए ये कौन सी विशेषता के कारण है? तो नंबर बी, अविच्छिन्न अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन के कारण यह संभव हुआ है। तो मार्शल और हैने ने यह बोला कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, पृथक वैधानिक संस्था, यानी कंपनी अलग है, कंपनी के सदस्य और संचालक अलग हैं। का सर इसका क्या मतलब है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, एकल व्यवसायी में, यदि आप लोन लेते हो तो आप दुकानदार को ही पकड़ोगे, लेकिन कंपनी यदि लोन लेती है तो उसके मेंबर्स को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो कंपनी ने किया है। कंपनी ही किसी चीज के लिए लाइबल मानी जाती है। तो कंपनी अलग है, इसके मेंबर्स और इसके डायरेक्टर्स अलग हैं। यह है पहली विशेषता। दूसरी है कंपनी के सारे सदस्यों के मरने, जीने, आने जाने से कंपनी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरी जो विशेषता है उसका नाम है सार्वमुद्रा। ध्यान रखना,
जो ये सार्वमुद्रा वाली विशेषता है ये वर्तमान में हट चुकी है, लेकिन हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो मार्शल और हैने के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो मार्शल और हैने ने विशेषताओं में कॉमन सील को भी बताया है। तो मार्शल और हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1 पृथक वैधानिक संस्था, नंबर 2 अविच्छिन्न अस्तित्व और नंबर 3 सार्वमुद्रा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछे भाई। गजानन, महेंद्र, नेहा, राजकुमार, गोविंद, बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? कौशल्या, ओके, वेरी गुड, ठीक है। देन ध्यान दीजिए, यहां तक हमने पढ़ा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट 2013 की कौन सी सेक्शन में है, या फिर जो ये हमने 3 विशेषताएं पढ़ी है इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, क्या नाम है विशेषता का? कंपनी के सारे सदस्य मरने पर भी कंपनी चलती रहती है, क्या है विशेषता? तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हेडिंग लगाइए आप नेक्स्ट। देखिए कंपनी की और भी दुनिया भर की विशेषताएं होती है कि कंपनी जो है उसके अंदर क्या क्या और अन्य विशेषताएं, लेकिन वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम मेन फैक्टर पर पढ़ रहे हैं। आप इसमें हेडिंग लगाइए कंपनी के प्रकार, क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की जाए और जो सवाल एग्जाम में आ सकते हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो कंपनी के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार मैं लिखने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हो वह वही कंपनी है। ध्यान रखना, आप एक कंपनी का एग्जाम देने जा रहे हो, उस कंपनी का नाम है RSEB के विभिन्न यूनिट, जैसे JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे ही अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो आप एक कंपनी के एग्जाम को फाइट करने वाले हो, और उस कंपनी के एग्जाम को फाइट करने पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी कौन सी है। तो आप जिस कंपनी के एग्जाम को फाइट करने वाले हो उस कंपनी का प्रकार है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। और एज ए स्टूडेंट आप सब लोगों को इसके सेक्शन का पता होना चाहिए। तो आप बताओगे इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन, गोविंद, महेंद्र का आंसर आ चुका है। कौन सा प्रकार है ये गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन? एक स्टूडेंट का जवाब आ चुका है, बाकी को मालूम ही नहीं है। ये तो सही बात नहीं है। इसका सेक्शन है सेक्शन, नेहा का भी आंसर आ चुका है, सेक्शन 245। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इट में भी पॉसिबल कि जब आप JVNL का एग्जाम दो तो पहला सवाल आपको यही दिखे कि गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है। तो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 245, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। ओके, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना, क्योंकि इतने दिनों तक तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अब ये मत कहना कि सर पढ़ नहीं रखा तभी तो आए हैं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके कितने प्रतिशत शेयर सरकार के पास हो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके कितने % शेयर गवर्नमेंट के पास हो। नेहा का आंसर है 51। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एग्जैक्ट 51 चलेगा क्या? एग्जैक्ट 51 चलेगा क्या महेंद्र? डॉट 51 चलेगा क्या? तो यस, डॉट 51 भी चलेगा। यानी ऐसी कंपनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कंपनी, दीपक का भी आंसर है सर डॉट 51 भी चलेगा। ऐसी कंपनी जिसका एग्जैक्ट पेडअप कैपिटल का 51% या ज्यादा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। तो वापस से सुनो, ऐसी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल का एग्जैक्ट 51% या इससे ज्यादा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हो,
तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब सब्सिडरी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये डेफिनेशन लिख ले। लिखे, ऐसी कंपनी जिसकी 51% या इससे अधिक पेड अप कैपिटल, 51% या इससे ज्यादा पेड अप कैपिटल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकारों के पास हो, राज्य सरकारों के पास हो। आगे, सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी, सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी कहलाती है। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी कहलाती है। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सब्सिडरी क्या है ये हम देखेंगे। तो एक तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि इसका सेक्शन 245 है, और ऐसी कंपनी जिसका 51 या इससे ज़्यादा पार्ट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। तो ये हो गई कंपनी नंबर 1, जिसे हमने बोला गवर्नमेंट कंपनी। देन मैं लिख रहा हूं फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी का सेक्शन कौन सा है? महेंद्र का जवाब आ गया, बाकी कोई और स्टूडेंट? कौशल्या का भी जवाब आ गया, नेहा का भी जवाब आ गया। सेक्शन है 242, सेक्शन 242। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 242 में। देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यदि एग्जाम में मान लो सेक्शन पूछ लिया फॉरेन कंपनी का और आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि आपको याद नहीं आ रहा कि इसका सेक्शन 242 है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और वो तरीका ये है कि आपको गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन पता है कि गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन 245 है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ABCDEFGH, यानी G बाद में आता है और F पहले आता है। इसका मतलब गवर्नमेंट का G 245 है, इसका मतलब 245 से तो छोटा ही रहेगा। तो फॉरेन कंपनी का सेक्शन 245 से छोटा ही रहेगा, ऐसा आपको हिंट मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपके? कि इससे आपको हिंट मिलेगा कि हाँ 100% जो आपका सेक्शन है वो 245 से छोटा ही रहेगा। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन हुआ हो आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो भारत के बाहर, बट बिजनेस प्लेस कहाँ हो, व्यावसायिक स्थल कहाँ पर हो, उसका बिजनेस प्लेस इंडिया में हो। तो ऐसी कंपनी जिसका पंजीकरण, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ हो बट बिजनेस प्लेस इंडिया में हो, तो उस कंपनी को अपन फॉरेन कंपनी कहते हैं। जैसे पेप्सी, पेप्सी का रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर है बट वो कंपनी काम धंधा कहाँ कर रही है, इंडिया में। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हो और काम धंधा इंडिया में करे वो फॉरेन कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। अब वैसे तो आपके काम का नहीं है, लेकिन अकाउंट्स का नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं हल्का सा इनकम टैक्स से रिलेटेड। भाई इनकम टैक्स में एक रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कंपनी के दो प्रकार होते हैं, एक तो भारतीय, एक
नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। तो मुझे बताओ, यदि एक कंपनी जिसका इफेक्टिव कंट्रोल भारत के बाहर हो, इफेक्टिव कंट्रोल भारत के बाहर हो, लेकिन वह कंपनी इंडियन ओरिजिन की हो, भारतीय ओरिजिन की हो, तो वह कंपनी कौन सी कंपनी होगी? इनकम टैक्स की लैंग्वेज में पूछे तो, कि ऐसी कंपनी जो इंडियन ओरिजिन की है बट इफेक्टिव प्लेस ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस भारत के बाहर है, तो वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? तो महेंद्र का जवाब है नॉन रेजिडेंट है सर। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन की है, तो नॉन रेजिडेंट कैसे हो सकती है? भारतीय मूल की है, चाहे इफेक्टिव कंट्रोल भारत के बाहर ही क्यों ना हो, भारत के बाहर ही क्यों ना हो, आपको उसे रेजिडेंट मानना पड़ेगा, उसे आपको क्या मानना पड़ेगा? रेजिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिख ले। ऐसी कंपनी जिसका पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो, परंतु बिजनेस प्लेस व्यवसाय स्थल भारत में हो, उसे विदेशी कंपनी कहते हैं, उसे विदेशी कंपनी कहते हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ हो बट काम काज स्थल भारत के अंदर हो, उसे विदेशी कंपनी कहते हैं। नंबर थ्री डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। सेक्शन बताइए, निजी कंपनी का सेक्शन कौन सा है? प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है? प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है वो है 268, 268, 268 प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 268, 268। क्या डेफिनेशन है? तो ऐसी कंपनी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या कितनी हो सकती है? तो महेंद्र का जवाब है सर 200, 200। और मिनिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो मिनिमम सदस्य संख्या है 2। अच्छा, मैक्सिमम डायरेक्टर संख्या कितनी हो सकती है प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संचालक संख्या कितनी हो सकती है? 15। और मिनिमम डायरेक्टर संख्या कितनी है? 2। तो इस कंपनी में, हाँ बिल्कुल ठीक, इस कंपनी के अंदर ऐसे होता है कि ऐसी कंपनी जिसके एओए में, एओए का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बाधाएं हो, ऐसी कंपनी जिसके एओए में 3 रेस्ट्रिक्शंस हो। नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम सदस्य संख्या 200। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, बाहरी आदमी को शेयर ट्रांसफर करने पर रोक। नंबर 3, बाहरी व्यक्तियों से लोन और डिपॉजिट लेने पर रोक। तो मुझे बताओ, ये 3 बाधाएं, 200 आदमी हो सकते हैं, बाहर के व्यक्ति को शेयर बेच नहीं सकते, बाहर के व्यक्तियों से लोन वगैरह नहीं ले सकते, ये 3 बाधाएं इस कंपनी के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं? दीज आर गुड और बैड फॉर कंपनी। ये कंपनी के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं? ये 3 रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के लिए गुड है या बैड है? तो गोविंद का आंसर है बैड है, बैड है। महेंद्र का भी आंसर है सर बुरी है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओके ओके सभी बच्चों का आंसर है बेड है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ओला करके जा रहे हो, ओला टैक्सी करके जा रहे हो बुकिंग करवा के, और ड्राइवर बीच में सवारियों को और बैठाता है आगे, वो कह रहा है आप तो पीछे बैठे हो, मैं आगे बैठा रहा हूं, तो आपको दिक्कत क्या है? बताओ, आप ऑब्जेक्शन करोगे या नहीं? ओला ड्राइवर ड्राइविंग सीट के बगल में एक और पैसेंजर को बैठा रहा है, जबकि गाड़ी आपने बुक कर रखी है, आपको आपके पीछे नहीं बैठ रहा है। बताओ आपको ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्राइवेट का मतलब ही ये है कि बाहरी आदमियों को एंट्री नहीं देनी है। भाई प्राइवेट का मतलब फिर प्राइवेट रहा कहां? हर कोई आदमी यदि बेच के, किसी बदमाश आदमी को बेच के चला जाएगा तो फिर वो प्राइवेट कहां रही? यदि 200 से ज्यादा मेंबर हो गए, जैसे आप एक सिटी बस में देखते हो, कितने ही भरते जाओ, सीटिंग कैपेसिटी 20 आदमी की है, लेकिन भाई साहब भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, बस ऊपर नीचे फुल हो गई तो भी भरे जा रहे हैं। तो फिर मतलब क्या है? तो ध्यान रखना, ये 3 रेस्ट्रिक्शन इसके अच्छे के लिए है, ये इसके बुरे के लिए नहीं है। मैक्सिमम मेंबर्स 200 होना इसके लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैक्सिमम मेंबर यदि 200 से ज्यादा हो गए तो फिर ये प्राइवेट ही कहां रही? फिर तो हर कोई आदमी इसमें एंटर हो रहा है, आ रहा है और अपनी दादागिरी चला रहा है। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपनी क्लास प्राइवेट है अपनी क्लास प्राइवेट है, हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, जो बैच में जुड़ा हुआ है केवल वही क्लास ले सकता है। तो प्राइवेट होना अच्छा है, ये 3 विशेषताओं का। लिखें, ऐसी कंपनी जिसके AOA आंतरिक अंतर नियमों में तीन रेस्ट्रिक्शंस हो, प्रतिबाधाएं हो। नंबर ए, अधिकतम सदस्य संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, शेयर ट्रांसफर करने पर रोक, अंश हस्तांतरण पर रोक। नंबर 3, बाहरी व्यक्तियों से लोन एवं एडवांस लेने पर रोक। बाहरी व्यक्तियों से लोन और एडवांस लेने पर रोक। ऐसी कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं, जिसका सेक्शन है 268। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो गई 268, ऐसी कंपनी जिसके AOA में 3 बाधाएं हो। नंबर 1, मैक्सिमम मेंबर 200 रहेंगे, शेयर ट्रांसफर पर रोक रहेगी, बाहरी व्यक्तियों से लोन और एडवांस लेने पर रोक रहेगी। इन 3 के अलावा भी काफी सारे पॉइंट है, वो हम पब्लिक कंपनी पढ़ने के बाद प्राइवेट और पब्लिक में अंतर करते वक्त सीखेंगे। तो प्राइवेट कंपनी ओवर हुई। देन पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट को बोलते हैं निजी कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन बताइए, पब्लिक कंपनी का सेक्शन बताइए। इसका सेक्शन है 271। वेरी गुड, 274 नहीं है दीपक, 271 है। तुम तो मेरा नाम खराब कर रहे हो। 271 है, 274 नहीं है, 271। सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। तो ध्यान दे, कई स्टूडेंट तो क्या सरकारी, गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनी में कोई अंतर ही नहीं बता पाते। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जवाब दें सारे स्टूडेंट्स। रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है? रिलायंस लिमिटेड प्राइवेट है, पब्लिक है या गवर्नमेंट है? महेंद्र का, गोविंद का, तारिक का आंसर है सर ये पब्लिक कंपनी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इनके शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है। फिर सरकारी कंपनी के एग्जाम्पल क्या हुए? तो सरकारी कंपनी के एग्जाम्पल है जैसे भेल, BHEL, भेल, भारत हैवी,
ठीक है। आरबीआई तो भाई साहब स्टैच्यूटरी कंपनी है महेंद्र, आरबीआई एक वैधानिक कंपनी है। आरबीआई और एलआईसी जो आप बोल रहे हो ना, ये तो स्टैच्यूटरी कंपनी है, ये तो भाई साहब सरकारी की भी बाप है। ऐसी कंपनी जिनका निर्माण संसद में कानून पास करके हुआ हो, उन्हें हम वैधानिक कंपनी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे भेल है, सेल है, ऐसी कंपनियां कौन सी कंपनियां कहलाती है आपकी? हाँ, एनटीपीसी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपनियां आपकी सरकारी। ओके, तो सार्वजनिक कंपनी की बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी कहते हैं, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। एक और लाइन, पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी भी, पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी भी, सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाती है। अब मेन बात आती है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या क्या है, तो हम डिफरेंस देखेंगे प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पहला कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा कॉलम प्राइवेट कंपनी, तीसरा कॉलम पब्लिक कंपनी। अंतर का आधार प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, अंतर का आधार। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस है सेक्शन का। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा था? प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा था? 2। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा था? गजानंद का जवाब है सर 268 था। नेहा का भी यही आंसर है, गोविंद का भी यही आंसर है। ओके, और पब्लिक कंपनी का है 271। देखिए 3-4 अंतर तक तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, लेकिन 4 से 5 डिफरेंस बाद थोड़ा सा मामला हार्ड होगा। 3-4 तक तो दिक्कत नहीं आनी। ओके, न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम मेंबर्स, न्यूनतम सदस्य संख्या और अधिकतम सदस्य संख्या। प्राइवेट में बताओ न्यूनतम और अधिकतम। कौशल्या का जवाब है सर मिनिमम है 2, और अच्छा दोनों के बताए हैं 2 और 7। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अधिकतम सदस्य संख्या, तो इधर है 2, इधर है 7, और यदि इसकी बात करें तो यहां है 200, और यहां पर है
वैसे तो आपका आंसर सही है, अनलिमिटेड। नहीं, अप टू ऑथोराइज कैपिटल नहीं होगा गोविंद, इसका आंसर होगा अंशों की संख्या के बराबर, अंशों की संख्या के बराबर, ठीक है ना। अनलिमिटेड भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो राइट, या बोल सकते हो अंशों की संख्या के बराबर, अंशों की संख्या के बराबर, ठीक है। ओके, नंबर 4, मिनिमम डायरेक्टर संख्या, मैक्सिमम डायरेक्टर संख्या, न्यूनतम संचालक संख्या और अधिकतम संचालक संख्या, न्यूनतम और अधिकतम संचालक संख्या, बताइए। यहां पर न्यूनतम, देखिए पब्लिक में 3, वेरी गुड, पब्लिक में बता रहे हैं यहां 3 है, यहां 15 है, और प्राइवेट में गोविंद का आंसर है 2 और 15। तो ध्यान दीजिए, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक में 2 और 15। ये पिछली बार 21 जुलाई 2018 को पूछा गया था। हाँ, मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल रिजॉल्वेशन से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने ये नहीं आता, अपने तो सिंपल ही आता है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, स्पेशल रिजॉल्वेशन से तो बढ़ा ही सकते हैं अपन, वो तो कोई पूछने वाली बात नहीं। देन आगे, आगे है नाम के पीछे, यहां नाम के पीछे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, और यहां नाम के पीछे लगता है लिमिटेड। एक जगह लगता है प्राइवेट लिमिटेड, एक जगह लगता है लिमिटेड। ओके, मुझे आप ये बताइए, थोड़ा सा 7वां भी आसान है, जनता से अभिदान, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बताओ प्राइवेट में होगा नो और पब्लिक में होगा यस। अब थोड़े हार्ड होना शुरू, मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये बताओ, देखते हैं कौन बताता है। न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, मिनिमम पेड अप कैपिटल, कौशल्या का आंसर है नील। तो कौशल्या, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका आंसर होगा नॉट प्रेस्क्राइब्ड, इसका आंसर होगा नॉट प्रेस्क्राइब्ड। ध्यान दीजिए, पहले ये लिमिट 1 लाख और 5 लाख थी, बट अब यहां पर लिख देंगे अपन नॉट प्रेस्क्राइब्ड, अब प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, दोनों जगह अब प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। 1 लाख और 5 लाख वाली लिमिट पहले किसी जमाने में होती थी, दोनों में भी प्रेस्क्राइब नहीं है। ओके, नेक्स्ट पूछना चाहता हूं, कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम ऑफ मीटिंग का सर ये कोरम क्या होती है? तो कोरम का मतलब होता है कि कम से कम इतने सदस्य उपस्थित हों तभी एजीएम को मान्यता मिलेगी। तो लिख रहा हूं मैं, एजीएम में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, एजीएम में सदस्य कम से कम कितने होने चाहिए? तो तारीख का आंसर है सर, प्राइवेट कंपनी में कोरम के लिए 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये लो 2, इधर बताओ। कौशल्या का आंसर है पब्लिक में 1000 पर 5। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसके अंदर लिमिट है 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट है 3, और वो 3 लिमिट है, यदि सदस्य संख्या, यदि सदस्य संख्या अप टू 1000 है, वेरी गुड, तो 5, 5000 है तो 15, और मोर देन 5000 है
तो 30, 1000 तक है तो 5, 1000 से ज्यादा बट अप टू 5000 तक है तो 15, और मोर देन 5000 है तो 30। ये कम से कम सदस्य एजीएम में होने चाहिए, अन्यथा मीटिंग वैध नहीं मानी जाएगी। और ये बात जो कही गई है कोरम ऑफ द मीटिंग, ये कही गई है सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 103 में ये बात कही गई है कि प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 1000 तक तो 5, 1000 से ज्यादा 5000 तक 15, और मोर देन 5000 है तो 30। तो ध्यान दीजिए, हल्का फुल्का आपको कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में कॉर्पोरेट लॉ भी आ सकता है। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 है वुमेन डायरेक्टर, महिला संचालक। सेक्शन है 149(1). नाम सुना है क्या आपने महिला संचालक का? महिला संचालक, वुमेन डायरेक्टर आजकल कुछ कंपनियों में अनिवार्य है, तो प्राइवेट के अंदर नहीं है, वुमेन डायरेक्टर की अनिवार्यता नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में जरूरी है। कौन सी पब्लिक कंपनी में जरूरी है? क्या सारी पब्लिक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर चाहिए? क्या सभी कंपनियों में वुमेन डायरेक्टर चाहिए? नहीं, इसकी लिस्ट है, लिस्ट है शर्तों के साथ, लिस्ट है शर्तों के साथ। नंबर 1, यदि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, यदि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या ज्यादा है तो वहां वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, 100 करोड़ या ज्यादा है। तीसरा, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या ज्यादा है तो उसे भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हर पब्लिक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या इससे ज्यादा है, वुमेन डायरेक्टर चाहिए। जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या ज्यादा है, वुमेन डायरेक्टर चाहिए। और मजे की बात कि जो आपका JVVNL है उसमें भी वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है। एक एग्जाम आपका कॉमर्स का हुआ था NFL, उसमें भी वुमेन डायरेक्टर है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, उसमें भी वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये वो लिमिट को प्रेस्क्राइब्ड कर रही है। तो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड होने से वहां पर वुमेन डायरेक्टर की अनिवार्यता बन गई है। नेक्स्ट, नंबर 11, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वेश्चन पिछली बार आया था। कौशल्या, इसका सेक्शन बता सकती हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन। इसका सेक्शन है 143(4). 149(4) है या 143(4) है? 149 है, 149(4) है, तो 149 या 143 है, कौन सा है? 149, चलो कंफर्म कर लेंगे। तो यहां पर है नो, 149 यहां पर है नो। और आप बताओगे यहां पर कितनी अनिवार्यता है? पिछली बार आया था, हाँ 149(4) है, तो 149(4). यहां पर कितने चाहिए? 149 4। और यहां पर, हाँ बिल्कुल गजानन,
1/3 यदि कंपनी लिस्टेड है, यदि कंपनी लिस्टेड है तो 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 12, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां रोटेशन की जरूरत नहीं है, यहां रोटेशन की जरूरत है। नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी, सेक्शन बताओगे ऑडिट कमिटी का? ऑडिट कमिटी का सेक्शन, वेरी गुड, सेक्शन 177, 177। ऑडिट कमिटी यहां एप्लीकेबल नहीं है। वेरी गुड तारिक, नॉट एप्लीकेबल। बट पब्लिक कंपनी में यह जरूरी है, लेकिन शर्तों के साथ है, शर्तों के साथ ये जरूरी है। और शर्त यह है, यदि कंपनी लिस्टेड है, यस, यदि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, 10 करोड़ या ज्यादा है, यस, यदि टर्नओवर 100 करोड़ या ज्यादा है, यदि आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ या ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ऑडिट कमिटी वहां जरूरी है यदि आपकी कंपनी सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, यदि आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, यदि आपका टर्नओवर 100 करोड़ या ज्यादा है, यदि आपका बकाया लोन 50 करोड़ या इससे ज्यादा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है तो एक और अंतर लिखो, मैनेजरियल रेमुनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। सेक्शन बताओ, अधिकतम मैनेजरियल रेमुनरेशन का सेक्शन कौन सा है? एक कंपनी मैक्सिमम इतना रेमुनरेशन दे सकती है, वेरी गुड, सेक्शन है 197। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। प्राइवेट कंपनी में मैनेजरियल रेमुनरेशन की कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम रेमुनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का 11%, नेट प्रॉफिट का 11% प्रेस्क्राइब्ड है। नेट प्रॉफिट का 11% प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस वाली ऑडिट, सेक्शन कौन सा है सेक्रेटरियल ऑडिट का? सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन है 204। 204 यहां पर है नॉट एप्लीकेबल, यहां पर है नॉट एप्लीकेबल, और यहां पर है बट शर्तों के साथ।
यहां पर है बट शर्तों के साथ। नंबर 1, लिस्टेड कंपनी, तो एक बात तो पक्की मान लो कि लिस्टेड कंपनी है तो सब कुछ लागू है इस पर। या पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या इससे ज्यादा। ये आपके अंतर हुए प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में ये अंतर हुए कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार मैं ब्रीफ रिपीट करता हूं कि कंपनी की जो परिभाषा है वो सेक्शन 220 में दी गई थी। सेक्शन 220 में कंपनी की परिभाषा है कि कंपनी का मतलब एक कंपनी से है जो कि कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हो। मार्शल और हैने ने बोला कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है: सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। देन अगली पार्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें पहला टाइप था गवर्नमेंट कंपनी जिसका सेक्शन था 245। फिर हमने देखा फॉरेन कंपनी जिसका सेक्शन है 242। फिर हमने देखा प्राइवेट कंपनी जिसका सेक्शन 268। फिर हमने देखा पब्लिक कंपनी जिसका सेक्शन हमने देखा 271। और फिर हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस देखे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। दीपक, महेंद्र, गजानंद, राजकुमार, तारिक, गोविंद, कौशल्या। डिफरेंस नंबर 8, डिफरेंस नंबर 8 ये कहता है मिनिमम पेड अप कैपिटल, तो उसकी तो लिमिट ही प्रेस्क्राइब नहीं है, लिमिट दे ही नहीं रखी। पहले लिमिट थी 1 लाख और 5 लाख, वो तो हटा ही दी। अब जो लिमिट थी पहले 1 लाख और 5 लाख वो अब हटा दी। तो मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन बेस क्वेश्चन एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है। उसका कारण यह है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। जो सेक्शन बेस क्वेश्चंस होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, जो है वो हैं। जैसे पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है वो है, सरकारी का जो सेक्शन है वो है, 51% है तो है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से लर्न करना आना चाहिए। तो ये तो अभी 12th वाला पार्ट चल रहा है। अब धीरे धीरे जब आप कंपनी अकाउंटिंग पढ़ोगे तो इसके अंदर जैसे री इशू क्या है, फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, ये तो 12th तक का पार्ट है। देन फिर ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैसे निकलता है, बायबैक ऑफ शेयर क्या है, ईसोप क्या है, राइट शेयर क्या है, बोनस शेयर क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है, अमालगमेशन क्या है, मर्जर क्या है, वो आगे का एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा आपको एडवांस अकाउंटिंग के अंदर हायर परचेज हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। और 11th-12th लेवल का डेप्रीशिएशन, बीआरएस, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज जो आपकी फर्स्ट डेमो क्लास थी उसके अंदर मैं इतना ही करवा रहा हूँ। अगली जो आपकी क्लास होगी वो मंडे के दिन होगी। मंडे के दिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे। आज सिर्फ 1 घंटे की है, मंडे के दिन अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की डेमो क्लासेस देखेंगे और उसके बाद में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंस 9 तो मैंने कोरम बताया था। कोरम जो है वो सदस्यों की न्यूनतम संख्या से डिपेंड करता है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, उसे हम कोरम बोलते हैं, वरना एजीएम मान्यता प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है,
तो उसे हम कोरम बोलते हैं, एजीएम के अंदर मिनिमम। ठीक है, ओके। तो मंडे के दिन मिलते हैं हम 7:30 बजे। ठीक है, बाकी आपकी क्लास रेगुलर 7:30 से 9:30 होगी। हाँ, 7:30 से 9:30 होगी। अभी 2-3 दिन सिर्फ 1 घंटे की होगी, उसके बाद लगातार फिर 2-2 घंटे की होगी। ठीक है महेंद्र, ठीक है, ओके। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, मंडे को मिलते हैं।